आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, जो आलमंड और पॉवेल का एक मॉडल दिया हुआ है इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ये देखो लेक्चर 2 है। अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो मेरा दोष नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक लेक्चर इसका कर दिया हुआ है। इफ आपको ये पहले अगर बैकग्राउंडर पता नहीं है कि ये सिस्टम्स अप्रोच शुरू कैसे हुए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ये जो पूरा प्रावधान है ये आया कहाँ से पॉलिटिकल साइंस में, तो आप इसको अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएंगे लेक्चर को। एक बार देखिए, ये जो पिछला लेक्चर हमने कवर किया हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, एक लेक्चर ऑलरेडी मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप वो कल वाला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ आ पाएगा, राइट। तो पिछला लेक्चर एक बार देख लो एंड लेट अस नाउ स्टार्ट ऑफ विद द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ आलमंड एंड पॉवेल। देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस जो आलमंड और पॉवेल ने ये वाला मॉडल दिया हुआ है, एक बात आपने समझ लेनी है कि सर ये बाकी कुछ भी नहीं है, डेविड ईस्टन के मॉडल पे एक एनहांसमेंट की गई है। डेविड ईस्टन के मॉडल में हमने कल 3-4 कमियां पड़ी हुई थी। पहली कमी सर कि भैया इसने इलेबोरेट नहीं किया था। He has not elaborated what are the types of demands, who are the elements which put forth the demands before the system, ये भी उसने नहीं बताया था। And he did not elaborate anything about the process of decision making, that how political system reacts to the demand and the support. What are the organs between the political system and the environment? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, इन सारी चीजों की इसने बात की ही नहीं थी। ये एक सिंपल इसने एक इस तरीके से रफ सा डायग्राम आपके सामने रख दिया, बोला कि इधर से डिमांड डालो, इधर से डिसीजन बाहर, आलू डालो सोना बाहर, ठीक है। तो इसने एक इस तरीके का मॉडल दिया और इस वजह से इसकी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि यूरोप में जो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सोसाइटी थी, थॉट नहीं सोसाइटी थी, उसमें 1950s 60s में एक चुल मची हुई थी कि भैया बायोलॉजी वालों ने ये जो सिस्टम अप्रोच लाई है और जो करिश्मे कर रहे हैं, ये कल वाली लेक्चर में अच्छे से कवर हुआ है कि क्या करिश्मे हो रहे थे सिस्टम्स अप्रोच की वजह से बायोलॉजी में। तो उस पूरे सिस्टम अप्रोच को हम पॉलिटिकल साइंस में लाते हैं, इससे हमारा भी नाम हो जाएगा, नई नई इन्वेंशंस हम कर पाएंगे। तो जो पॉलिटिकल सोसाइटी थी वेस्ट की, they were not ready to leave this systems approach to analyze the political systems. उनको ये राजी था कि भैया हाँ हम इसमें एनहांसमेंट कर सकते हैं, पर छोड़नी नहीं है हमने ये अप्रोच। मार्क्सिस्ट लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया इनको, बोला कि तुम लोग अपनी नियत खो बैठे हो, तुम वेस्टर्न स्टेट को, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इस लेवल तक आमादा हो कि तुमने पॉलिटिकल साइंस का ये डिसिप्लिन ही खत्म कर दिया। सर पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में ही तुमने इतने बड़े क्वेश्चंस रेज कर दिए, राइट। ये जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा डिसिप्लिन था, जो जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा था, इससे शिफ्ट करके तुमने इसको मैथमेटिक्स बना दिया। तुम दूसरों को कॉपी कर रहे हो। इतनी गालियां दी मार्क्सिस्ट लोगों ने इन सिस्टम थ्योरिस्ट को, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी सर। और ऐसे ही हार ना मानने वाले थे आलमंड और पॉवेल। इन्होंने बोला कि इसी सिस्टम को थोड़ा एनहांस करते हैं, इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। तो अगर आपको इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो आप आलमंड पॉवेल का सिस्टम पढ़ ही नहीं सकते, मत पढ़ो, इसको अभी यहीं स्टॉप कर दो और पिछला लेक्चर पहले देखो, अदरवाइज स्टॉप कर दो, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस डिस्कस कि भैया ये है क्या, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, ये जो बवासीर यहाँ पे दी हुई है, ये है क्या चीज, ठीक है। देखो, इन्होंने ये कहां से बोरो किया? सबसे पहले ये सोशियोलॉजी से बोरो किया। डेविड ईस्टन का ये सिस्टम इसने भी बोरो किया। कहां से? कल हमने बात की थी, ये इसने बायोलॉजी से बोरो किया।
जो बायोलॉजी में नए इन्वेंशंस हो रहे थे, जो बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे कि भैया नर्वस सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसने बना दिया डेविड ईस्टन ने ऐसा ही एक पॉलिटिकल सिस्टम की भैया पॉलिटिकल सिस्टम भी इसी तरीके से इंटरडिपेंडेंट और इसी तरीके की इंटरेक्शन करता है। तो सेम इसने भी बोरो किया, आलमंड और पॉवेल ने बायोलॉजिस्ट को पढ़ा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक टेलकोट पार्सन्स नाम के, टी पार्सन्स नाम का एक सोशोलॉजिस्ट था, सॉरी सोशोलॉजी से बोरो किया हुआ है ये अप्रोच। तो सोशोलॉजिस्ट से, टी पार्सन्स नाम के सोशोलॉजिस्ट से इन्होंने ये ओरिजिनली बोरो किया हुआ है। जनरल से नॉलेज की बात है, पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये बात मैंने कर दी कि डेविड ईस्टन का जो मॉडल है इसी पे एक एनहांसमेंट के तौर पे देखा जाता है ये, कि भैया डेविड ईस्टन ने जो जो बातें कही इनको और ज्यादा थोड़ा इलेबोरेट करने की इसमें बेसिकली बात की गई है। ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है ये बात इसमें बताई गई है। और मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी ये बताता है, वो कैसे ये आपको अभी क्लियर होगा आगे। देखो ये है इसका पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड ईस्टन ने क्या कहा था? डेविड ईस्टन ने कहा एक पॉलिटिकल सिस्टम है, यहां एनवायरनमेंट है, यहां एनवायरनमेंट है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर हर तरफ एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट से क्या आएगी? डिमांड आएगी या सपोर्ट आएगी। पॉलिटिकल सिस्टम फिर डिसीजन लेगा, एनवायरनमेंट में डिसीजन जाएंगे और एनवायरनमेंट उस पर थोड़ा रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन की फीडबैक मिलेगी, उस रिएक्शन की फीडबैक दी जाएगी पॉलिटिकल सिस्टम को। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट। ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही है। लेजिस्लेचर हो गया आपका, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट है, राइट। तो ये हुआ आपका पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। लेकिन यहां नजर डालो कि यहां पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ लिखा हुआ है? नहीं, नहीं। यहां आपकी जो जिन चीजों को हम यहां पॉलिटिकल सिस्टम मान रहे थे डेविड ईस्टन की थ्योरी में, वो चीजें यहां आउटपुट एनवायरनमेंट में रखी गई है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये चीजें यहां आउटपुट एनवायरनमेंट में रखी हुई है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एज कंपेयर टू डेविड ईस्टन। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि भैया इन्होंने क्या ऐसी चीजें बताई इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस में जो एक एनहांसमेंट है डेविड ईस्टन के हिसाब से, डेविड ईस्टन के मॉडल पे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? डेविड ईस्टन ने बोला कि भैया एक पॉलिटिकल सिस्टम है, बाकी चारों ओर एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम है, चारों ओर एनवायरनमेंट है। इन महाशय ने बोला कि सही बात है, पॉलिटिकल सिस्टम सेंट्रल एक चीज है स्टेट में, लेकिन एनवायरनमेंट जो है इसको आप एक यूनिटी के तौर पे नहीं ले सकते। मतलब आप ये नहीं मान सकते कि एनवायरनमेंट एक जैसा ही होता है। एनवायरनमेंट के डिफरेंट सब कंपोनेंट्स हैं। मतलब एनवायरनमेंट भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। इसीलिए बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। बेसिकली ये करना क्या चाहते हैं ये लोग? इन लोगों ने जानना है कि भैया दुनिया में सरकारों के जो सिस्टम है अलग अलग कंट्रीज में, वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डेविड ईस्टन ने क्या बोला? जो पॉलिटिकल सिस्टम जितना रिस्पॉन्सिव होगा, मतलब जितने एफिशिएंट वे में जिस सिस्टम में डिमांड्स उठेगी और जितने रिस्पॉन्सिबल वे में पॉलिटिकल सिस्टम डिसीजन लेगा, वो पॉलिटिकल सिस्टम उतना बढ़िया होगा। इनको बस असेस करना है पॉलिटिकल साइंटिस्ट को। यहां पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस वाले कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, मास मीडिया, जहां जितना स्ट्रांग होगा वो पॉलिटिकल सिस्टम उतना बढ़िया है। बस इनको डिसाइड यही करना है, बस वैल्यू डाल दो। इनके मुताबिक ये है कि भैया अलग अलग कंट्री के फैमिली स्ट्रक्चर को असेस करो, वहां के स्कूल्स को देखो कैसी वहां एजुकेशन चल रही है,
इंटरेस्ट ग्रुप को देखो कितने वो स्ट्रांग है, कितने वो फ्री है अपनी बात कहने के। पार्टीज को देखोगे कितने वो, क्या वो आइडियोलॉजिकली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं खड़ी हुई है ना, कितनी वो फ्री है अपनी बात करने के। मीडिया कितना फ्री है। इन सारी चीजों का असेस करो, फिर आप बता सकते हो कि हाँ ये पॉलिटिकल सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है देश के, आपको पूरे देश में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बस इन 3-4 चीजों में, इन स्ट्रक्चर पे फोकस करो और फिर बताओ कि पॉलिटिकल सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। पर्पज क्लियर है कि भैया ऐसा सिस्टम लाया क्यों, ये है इनका मेन पर्पज। असेस करना है इनको सिस्टम को, यह सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है ना, ताकि ये कंपेयर कर सके कंट्रीज के बीच कि इस कंट्री का सिस्टम इस कंट्री के सिस्टम से कितना बेटर है और किन किन चीजों में बेटर है। क्या वहां स्कूलिंग बेटर है, क्या वहां इंटरेस्ट ग्रुप अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के टर्म्स में वो बेटर है। इसके लिए इन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एनवायरनमेंट को डिवाइड किया, जिस एनवायरनमेंट को डेविड ईस्टन मान रहे थे कि सिंगुलैरिटी में वो एग्जिस्ट करता है। एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके चारों ओर एनवायरनमेंट है, और उसने एनवायरनमेंट को ऐसे सेग्रीगेट नहीं किया कि भैया एनवायरनमेंट में आगे फैमिली भी आती है, पीयर ग्रुप भी आती है, सोशल स्कूल भी आती है ना, ये सारी चीजें इन्होंने बताई नहीं थी डेविड ईस्टन ने। अल्मेंडर पॉवेल ने एनवायरनमेंट को सेग्रीगेट किया इन सारे लेवल्स पे, और उसने बताया इन सारे जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनपुट स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, इनका काम अलग अलग होता है, ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, और ये कितने एफिशिएंटली फंक्शन कर रहे हैं इससे आप डिसाइड कर पाओगे कि वो कंट्री कितने एफिशिएंटली उसका पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन कर रहा है। तो पहला उन्होंने बताया, पहले स्ट्रक्चर जो कि आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करेगा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट मतलब पहली बार आपको कहीं पे भर्ती किया जा रहा है। मतलब पॉलिटिक्स में आदमी की भर्ती कैसे होती है, आपकी पहली बार पॉलिटिक्स से इंटरेक्शन कैसे होती है, कितने बेटर वो सारे इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रहे हैं जिनका काम है कि आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज दें फर्स्ट इंस्टेंस में। मतलब बच्चे जब बचपन में है, जब वो फैमिली के बीच बड़े हो रहे हैं, पीयर ग्रुप के बीच बड़े हो रहे हैं, स्कूल में बड़े हो रहे हैं, है ना, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके पॉलिटिकल रोल के बारे में, जो कि उनसे सपोज किया जाता है कि आपका रोल ये होना चाहिए पॉलिटिक्स में, उनके बारे में इनकी इंफॉर्मेशन लेवल किस तरीके की है, वो है आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, अपने राइट्स के बारे में, अपने रोल्स के बारे में जानना, दैट इज योर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप में कौन देती है, ये हुए उसके स्ट्रक्चर, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, है ना, और ये सारी चीजें, ये जितने स्ट्रॉन्ग फंक्शन करेंगे, आपके स्कूल जितना अच्छे से फंक्शन करेगा, फैमिली में जितनी ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट होगी, उतने ज्यादा आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, पॉलिटिक्स के बारे में उतनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी, और उतने आप बाद में एबल होंगे कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेशर बना सको, डिमांड रख सको। डिमांड तभी रखोगे अगर अवेयरनेस होगी। तो पहला फंक्शन क्लियर। दूसरा उन्होंने बताया कि भैया एक कम्युनिकेशन इन्होंने इसमें डाला नहीं है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करके एक चीज होती है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन माने, यस यहाँ पे ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ये लास्ट में इन्होंने डाला हुआ है, राइट। तो पॉलिटिकल, ये एक्चुअली मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है ये मॉडल, अदरवाइज कौन बनाता है यार इतना बड़ा। ठीक है, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मतलब जो भी चीजें डिसीजन लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, जो भी चीजें डिसीजन लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, वो लोगों तक एनवायरनमेंट में वापस फैल कैसे रहे हैं, लोगों को पता कैसे चल रहा है कि ये डिसीजन लिया है पॉलिटिकल सिस्टम ने, ये डिसीजन ले लिया, आपकी मांग एक्सेप्ट कर ली, है ना, किसान आंदोलन रुक गया, ये पता कैसे चल रहा है आपको, मीडिया से पता चलेगा। तो मीडिया जितना फ्री होगा उतनी फ्री आप तक इंफॉर्मेशन की फ्लो होगी। ठीक है, तो ये आपका हुआ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। बेसिकली ये बिल्कुल इसके बाद का मामला है, जो आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जब होगा, जब आपको राइट्स के बारे में पता चलेगा, अपनी ड्यूटीज के बारे में और अपने पॉलिटिकल रोल के बारे में पता चलेगा, तब आप अवेयर हो जाओगे कि हमारे इंटरेस्ट में चीजें क्या क्या हैं, कौन सी चीजें हमारे इंटरेस्ट में है। फिर आप अपने आप का
अपना अपना इंटरेस्ट आप आर्टिकुलेट करने लग जाओगे, सामने रखने लग जाओगे। अगर आप एक किसान हो तो आप किसान की एक यूनियन फॉर्म कर दोगे, बोलोगे कि हमारे इंटरेस्ट में है एमएसपी लाओ। अगर आप एक मजदूर हैं तो आप मजदूरों की यूनियन फॉर्म कर दोगे, बोलेंगे कि मजदूरों के इंटरेस्ट में ये है, ये पॉलिसी आप रखो। ये हुआ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। मतलब जब एक जैसे इंटरेस्ट के लोग आपस में इकट्ठे आ रहे हैं, वो हुआ उस वक्त आपका इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होगा। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप से डील करता है। मान लो मतलब पियक्कड़ वाले स्कूल के आपके जो दोस्त आए आपके सामने और इंटरेस्ट रख दिया। उन्होंने बोला कि हमारे इंटरेस्ट में ये बात है कि शाम को तू बार चल, वहां हमें पैग पिला दो। ये उनका अपना इंटरेस्ट है जो पैग पीने वाले दोस्त है। पर क्या आपके सिर्फ शराब पीने वाले दोस्त ही हैं? नहीं, दूसरे भी तो आपके दोस्त हैं। तो उन इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना भी तो काम है। पॉलिटिकल सिस्टम हर डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इलॉजिकल डिमांड भी होगी, ठीक है, इलॉजिकल डिमांड भी होगी। आपके मोहल्ले का पियक्कड़ नेता जाके अगर एसडीएम को बोले कि भैया ठेका बंद नहीं करवाना है, तो ये क्या इस डिमांड को पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेप्ट करेगा? नहीं, इरेशनल डिमांड है। तो ये ड्यूटी किसकी है एनवायरनमेंट में कि भैया रैशनल तरीके से ये डिमांड्स, सिर्फ रैशनल डिमांड्स पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचे, ताकि अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रेशर उस पे ना हो। इसके लिए तीसरा फंक्शन आता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन का। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? जो अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, मतलब मजदूर, किसान, इनके जो अलग अलग इंटरेस्ट है, इनको एग्रीगेट करते हैं। बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है जिससे कि मजदूर भी खुश होंगे, किसान भी खुश होंगे, ठीक है, तो और बिजनेसमैन भी खुश होंगे। तो ये काम कौन करती है? ये आपके इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है। मास मीडिया मैंने बता दिया कि भैया पॉलिटिकल सिस्टम का जो डिसीजन है वो ये जनता में आगे फैलाएगी या फिर जनता की चीजों को पॉलिटिकल सिस्टम को डायरेक्टली पहुंचाएगी। फिर ये फंक्शन आपको पता है रूल मेकिंग। ये मतलब जैसे जैसे ये सारी डिमांड्स पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के पास आती जाएगी, फिर पॉलिटिकल सिस्टम ये सारे एक्शन लेगा। रूल मेकिंग मतलब कौन लेगा? लेजिस्लेचर लेगा, आपकी पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव आपकी रूल अप्लाई करेगी और जुडिशरी आपकी रूल एडजुडिकेशन होगी। इस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट करने की कोशिश की। लेकिन सर समझो एक बात को, इस बंदे की जो डेविड ईस्टन की हमने कल थ्योरी पढ़ी, इसने ये तो बताया कि फीडबैक ली जाती है। इसने ये बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम फीडबैक लेता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि भाई फीडबैक लेने का इसका तरीका क्या है। मतलब ये बताना भूल गया था शायद। इन बंदों ने ये फीडबैक लगाना ही भूल गए। ये फीडबैक का लूप लगाना ही भूल गए। इन्होंने बताया ही नहीं कि फीडबैक नाम की भी कोई चीज होती है, कि पॉलिटिकल सिस्टम फीडबैक लेता भी है कि नहीं लेता है। ठीक है, मास मीडिया क्या कर रहा है? बेसिकली मास मीडिया सिर्फ उन बातों को आदान प्रदान करवा रहा है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम ने जो डिसीजन लिए हुए हैं, या फिर जो डिमांड है आपकी इनपुट एनवायरनमेंट के, बस इनका आदान प्रदान करवा रहा है। वो डेफिनेट वे में कोई सर्वे थोड़ी ना कर रहा है मीडिया आपका, है ना। तो एक जो फीडबैक लेनी होती है स्ट्रक्चर्ड वे में, वो उसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो फीडबैक में ये लैक करते हैं, ये इनकी एक क्रिटिसिज्म भी है। बाकी क्रिटिसिज्म, वो सारी क्रिटिसिज्म इस पे एप्लीकेबल है जो क्रिटिसिज्म हमने कल पढ़ी थी। तो इसलिए एक बार देख लेना कल वाला लेक्चर। जो क्रिटिसिज्म, जैसे मार्क्सिस्ट ने बोला कि ये प्रो लिबरल है, क्यों प्रो लिबरल है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कल वाले लेक्चर में, कि डेविड ईस्टन का मॉडल प्रो लिबरल क्यों लगता है। अब मान लो आप इसी मॉडल को, है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल को आप नॉर्थ कोरिया में जाके लगाओ। वहां बोलो कि हाँ, क्या वहां पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो रहा है? फैमिली में क्या वहां पॉलिटिक्स की चर्चा होती है? नहीं होती है भैया। लेकिन ये मॉडल आपका एप्लीकेबल कहाँ है? वेस्ट में एप्लीकेबल है, जहां सोसाइटीज एडवांस है, जहां लोग अवेयर है अपने राइट्स के बारे में। नॉर्थ कोरिया में अवेयर है क्या? नहीं अवेयर है भैया। अब जाओ युगांडा में जाओ और वहां पे बोलो कि हाँ मिलिट्री से वो डिमांड कर रहे हैं क्या? ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो आधे अफ्रीका में तो ये चीज अप्लाई होती नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूरोसेंट्रिक बात इसमें करने की कोशिश की जा रही है। जो भी क्रिटिसिज्म हमने कल पढ़े उस लेक्चर में एक बार वो देख लेना, ठीक है, वो ही इसमें लागू होते हैं।
दूसरा क्रिटिसिज्म है, इसके स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म क्या है? जनरल क्रिटिसिज्म वो सारे क्रिटिसिज्म है जो जो डेविड ईस्टन की थ्योरी पे लागू होते हैं, और वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। इसके स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म क्या है? पहला कि आलमंड ने ये बोरो किया हुआ है, अपना इन्वेंट नहीं किया है, जैसे मैंने आपको बताया पार्सन्स से, सोशियोलॉजिस्ट से ये बोरो किया हुआ है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। फिर दूसरा इसका क्या क्रिटिसिज्म है कि ये इसका मानना है, अगर आप यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ो, गैब्रियल आलमंड ने दी है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन टू बी फाउंड इन ऑल इंडिपेंडेंट सोसाइटीज। मतलब ये कहता है कि भैया पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन है जो कि आपकी इंडिपेंडेंट सोसाइटीज में पाई जाएगी। ये सिस्टम आपके इंडिपेंडेंट सोसाइटी में पाया जाएगा। लेकिन वो इंडिपेंडेंस का मतलब इसने नहीं समझाया आदमी ने। ये इंडिपेंडेंस चीज क्या है, इंडिपेंडेंस चीज क्या है, इसका इसने मतलब ही नहीं समझाया। इंडिपेंडेंस का यहाँ पे इसका मतलब क्या है? क्या इंडिपेंडेंट सोसाइटी का मतलब ये है कि भाई फॉरेन कंट्री के रूल से ये इंडिपेंडेंट हो, या इंडिपेंडेंट का सोसाइटी का मतलब यहाँ ये भी होगा कि वो मिलिट्री रूल से इंडिपेंडेंट हो, या इंडिपेंडेंट सोसाइटी का मतलब यहाँ ये भी होगा कि वो कम्युनिस्ट रूल से इंडिपेंडेंट हो? तो इंडिपेंडेंस को इसने डिफाइन किया ही नहीं। अगर डिफाइन करता तो ये पहले ही इसमें क्लॉज डाल देता कि नहीं भैया मेरा ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा चाइना पे, रशिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सोसाइटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर सिंपल फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वहां है ही नहीं। पता ही नहीं है लोगों को कि व्लादिमीर पुतिन जो डिसीजन ले रहा है किस बेसिस पे ले रहा है। डिसीजन लिए जा रहे हैं सिस्टम, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस का मतलब इसने बताया ही नहीं। नेक्स्ट, मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी ये प्रेजेंट करता है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि भैया सोसाइटी ना एक मशीन की तरह काम कर रही है, वैसे ही कि यहां से आलू डालो सोना निकालो बाहर, है ना। यहां से एनवायरनमेंट, इनपुट एनवायरनमेंट से डिमांड आएगी, पॉलिटिकल सिस्टम इसको प्रोसेस करेगा, यहां से बाहर सोना निकल जाएगा, रूल निकल जाएंगे, है ना, रूल को अप्लाई कर दिया जाएगा। और ये एक और चीज ये अज्यूम कर रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम एडेप्टिव है। पॉलिटिकल सिस्टम एडेप्टिव है। ये क्या कह रहा है? ये सिस्टम कह रहा है कि भैया जो भी डिमांड होगी लोगों की, वो पॉलिटिकल सिस्टम तक इंटरेस्ट ग्रुप पहुंचाते रहेंगे बारी बारी, पॉलिटिकल पार्टीज बचाती रहेंगी बारी बारी, और फिर पॉलिटिकल सिस्टम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता रहेगा, यहां से रूल निकलते रहेंगे और लोग एकदम से सेटिस्फाई होते रहेंगे। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम इनएविटेबल है, इसको एबोलिश कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एडेप्टिव है टुवर्ड्स द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ये एडेप्टिव है। एडेप्टिव होने का मतलब क्या है? जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे मेरी अप्रोच चेंज होती जाएगी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। एडेप्टिव होने का मतलब यही है कि ये एनवायरनमेंट के लिए एडेप्टिव प्रेजेंट के तौर पे इसको प्रेजेंट किया है। और जब सिस्टम एडेप्टिव होगा, क्या आप उसको एबोलिश कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वो उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है जितना स्ट्रांग उस पे बाहर से फोर्स लगेगी, उतना ही एडेप्टिव ये है। जितना आप इस पे प्रेशर डालोगे उतना स्ट्रांग ये सिस्टम बनता जाएगा। ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रेवोल्यूशन की कोई संभावना नहीं है? सही बात है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि स्टेट को एबॉलिश कर दो, सोसाइटी में क्लासेस को एबॉलिश कर दो, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाओ। लेकिन यहां ये सिस्टम थ्योरी क्या कहने की कोशिश कर रही है? सिस्टम थ्योरी कहने की कोशिश कर रही है कि भैया एडेप्टिव है स्टेट, तुम इसे एबॉलिश कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके की एक चीज ये आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मार्क्सिस्ट ने इसको ब्लेम किया कि भैया आपका ये जो सिस्टम है ये सिर्फ लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करता है। हम मार्क्सिस्ट के बारे में तो ये सोचता ही नहीं है। तुम इतने बदतमीज हो कैसे सकते हो? हमारे बारे में नहीं सोचोगे तुम। तो ये इनका एक बड़ा फ्लॉ है। इसी के साथ आपकी सिस्टम अप्रोच, ये जो दोनों थ्योरीज हमने पढ़ी, राइट, लास्ट वाला लेक्चर देख लेना यार, ठीक ठाक कवर किया हुआ है। तो ये जो जैसे सिस्टम्स अप्रोच होगी डेविड ईस्टन की, एक सेकंड मेरा पेन कहाँ गया, पेन है ना, डेविड ईस्टन का ये कवर किया हुआ है, आलमंड पावेल हो गया। तो आपका जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्रोचेज हैं, अभी बाकी भी और रहती है, ठीक है, तो उनको कवर करते जाएंगे ऐसे धीरे धीरे जैसे टाइम लगता जाएगा। अदरवाइज आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल होंगे। एंड कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच भी।
और बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आप फीडबैक जरूर देना यार यहाँ पे, मतलब इनकी तरह मत हो जाओ कि भाई मोरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस की तरह की फीडबैक का इसमें प्रोविजन ही नहीं रखा। कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे लेक्चर्स को और बेटर बनाया जा सकता है, क्या ठीक ठाक चल भी रहा है मामला या नहीं। तो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी चीज पे होंगे। और हाँ, एथिक्स का हमारा एक कोर्स चला हुआ है ना, देखो इसमें प्लेलिस्ट में जाके देखना एक बार, एथिक्स की अच्छी वीडियोस डाली हुई है मैंने, सारी चीजें मैंने ही कवर की हुई है यहाँ इस पूरे चैनल में, राइट। तो यू कैन ट्रस्ट एवरीथिंग if you trust me. Condition is if you are trusting me, you can trust everything that is uploaded on this channel. So thank you so much guys, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।